परसों उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में 1 घंटा 50 मिनट लंबा भाषण दिया था और आज राज्यसभा में उनको अपनी बात रखनी है और परसों के उनके भाषण में सारे मुद्दों की चर्चा उन्होंने की थी। जो भी इल्ज़ाम उनकी सरकार पर लगाए जाते हैं, उनकी सरकार में कितना काम हुआ और पिछले 10 साल यानी यूपीए की सरकार में उस रफ्तार से अगर काम होता तो कितने दशक लग जाते ये काम पूरा करने में, तमाम बातें उन्होंने बताई थी। गठबंधन के ऊपर भी उन्होंने तंज कसे थे, कहा ये भानुमति का कुनबा जोड़ा था इन्होंने मिलकर के, लेकिन अब सभी एकला चलो का राग गा रहे हैं। ये भी कहा था राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कि कांग्रेस पार्टी का असली दुख यही है, असली कांग्रेस पार्टी का झगड़ा यही है कि वो एक परिवार के चक्कर में मारी जा रही है, खत्म हो रही है एक परिवार के चक्कर में, और एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में बार बार अपनी दुकान बंद करवा रही है। ये भी कह दिया कि दुकान शब्द मेरा नहीं है, आप ही लोग दुकान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं कर रहा हूं। तो आज भी यकीन रखिए कि प्रधानमंत्री का जो ये भाषण होगा राज्यसभा के अंदर, अब से थोड़ी देर में, माना जा रहा है 2 बजे के बाद वो कभी भी बोल सकते हैं, तो उसमें वो विपक्ष को बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। और उन्होंने जो ये बड़ा दावा किया था कि उनकी पार्टी को यानी बीजेपी को 370 सीटें आएंगी, 370 से ज़्यादा सीटें, बड़ा एग्जैक्ट नंबर प्रधानमंत्री ने दिया था। ये भी कहा कि मैं आमतौर पर आंकड़ों की बात ज़्यादा नहीं करता हूँ, आंकड़ेबाजी में नहीं पढ़ता हूँ कि किसको चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि बीजेपी को 370 से ज़्यादा सीटें आएंगी और एनडीए 400 के पार जाएगा इस बार। और आप देखिए इतिहास उठा करके जितनी बार आज़ादी के बाद चुनाव हुए हैं, मेरे ख्याल में एक मौके पर ही कोई दल जो है 370 के ऊपर जा पाया है। तो अगर ऐसा प्रधानमंत्री का दावा ये ठीक होता है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ा जनादेश होगा। कहानी कुर्सी के हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं विजय चौक पर। मैं स्वागत करना चाहता हूँ, राहुल महाजन जी मौजूद है हमारे साथ। राहुल जी स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका भी। समीर चौगांवकर साहब रोज की तरह हमारे साथ हैं। समीर साहब आपका स्वागत है। जल्दी से मैं आपको आज की टॉप खबरें बता दूं। पहली बड़ी खबर तो ये जिसकी हमने बात की, प्रधानमंत्री को आज राज्यसभा में बोलना है और वैसा ही तीखा भाषण प्रधानमंत्री दे सकते हैं आज भी। नीतीश कुमार पाला बदलने के बाद यानी एनडीए में आने के बाद आज पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इनके अलावा गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी होगी। बिहार में कैबिनेट का विस्तार, उसको लेकर चर्चा होगी। सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में कैसे गठबंधन में आगे बात चलना है और कितनी कितनी सीटों पर लड़ना है, इस पर यह बातचीत आज उनकी तय मानिए। 2 रोज उनको यहाँ दिल्ली में रुकना है और 5 महीनों में ये दूसरी मुलाकात उनकी होने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री से उनका आमना सामना G20 के लीडर्स के लिए जो भोज दिया गया था, जिसमें राष्ट्रपति आई थी, उस डिनर में उनका प्रधानमंत्री से आमना सामना हुआ था। उस वक्त वो विपक्ष के गठबंधन में हुआ करते थे, लेकिन तब भी दोनों नेता जो हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले थे। दूसरी बड़ी खबर आज की, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोर्ट का फैसला शाम 4 बजे आएगा। ईडी के 5 समन ठुकराने के बाद ईडी चली गई थी कोर्ट ने आज ईडी के अधिकारियों से पूछा आपको क्या और कोई सबमिशन करना है। ईडी के अधिकारियों ने कहा नहीं, तो अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। शाम को 4 बजे अरविंद केजरीवाल पर ईडी की याचिका पर अदालत जो है राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का वो फैसला देगा। सरल शब्दों में कोर्ट के आज के फैसले से ये साफ हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी मुमकिन है, क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। अदालत आज जो निर्देश देता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तीसरी अहम खबर आज की, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता, वो आज देर रात दिल्ली पहुंच रहे हैं और ये इसकी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि टीडीपी का बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन हो सकता है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2014 से पहले ये दोनों साथ में थे, साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। उस वक्त बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 2 सीटें मिली भी थी और उसके बाद 2019 से पहले अलग हो गए। दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़े। बीजेपी को कोई सीट वहां पर नहीं मिली थी। टीडीपी का भी बुरा हाल रहा था उस चुनाव में। वाईएसआरसीपी जो है वो नंबर 1 पार्टी बनकर के उभरी थी। अगर ये अलायंस हो जाता है तो एक पुराना साथी बीजेपी को वापस मिल जाएगा और चूंकि बीजेपी इस बार दक्षिण से बहुत उम्मीद कर रही है तो आंध्र प्रदेश में उसको एक बड़ा अलायंस पार्टनर मिलेगा। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। एक उसके तर्कश में आप कह सकते हैं दक्षिण के लिए एक मजबूत हथियार जो है वो आ जाएगा। तो ये आज की अहम खबरें हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री के आज के भाषण में क्या देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, जरा वो हम अपने मेहमानों के बीच लेकर के जाएं। पहले मैं आपको जयराम रमेश का रिएक्शन बताना चाहता हूं। आज उन्होंने एक्स पर, सोशल मीडिया पर ये लिखा है कि प्रधानमंत्री का लोकसभा में दिया गया भाषण, उनके शब्द हैं, नॉनसेंसिकल था, मतलब बकवास था। उसमें बकवास की गई, उनके शब्द हैं। और प्रधानमंत्री किसी गहरी असुरक्षा की भावना से और कुंठा से ग्रस्त हैं, इसलिए बार बार नेहरू का नाम, इंदिरा गांधी का नाम लेकर के आते हैं। हर्षवर्धन जी।
देखिए, मुझे लगता है कि जब जयराम रमेश कुछ कहते हैं तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं, पहले का उनका जो एक तरह से कहें कि हर व्यक्ति के बारे में एक धारणा होती है, तो जयराम रमेश यूपीए सरकार में सबसे जिसको कहें कि सेंस वाले मंत्रियों के तौर पर थे। एक ऐसे मंत्री के तौर पर जिनसे पत्रकार भी बात करते थे, जिनकी बात लगता था कि कुछ वो समझदारी की बात कर रहे हो। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि आप एक जगह से चलते हैं दूसरी जगह पहुंचने के लिए बीच में जो आप काम करते हैं उससे आपका चरित्र बदलता है। जयराम रमेश के बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि उस वक्त सोनिया गांधी जी की गुड बुक में वो नहीं थे। एक समय तो उनके खिलाफ वो बहुत कुछ कहा करते थे। आज वो जयराम रमेश फिर से कांग्रेस पार्टी के सबसे मूल, जिसको कहे ना कि इस वक्त अगर दो चार चेहरे हैं तो उनमें वो हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। और देखिए, जयराम रमेश कभी भी कोई मास लीडर तो रहे नहीं, जमीन की नब्ज की समझ रही हो ये कभी नहीं रही, लेकिन बातें वो कम से कम समझदारी की करते थे। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में उनको बकवास या कोई सेंस नहीं दिख रहा है, तो देश की जनता जब देखती है तो प्रधानमंत्री क्या बताते हैं? वो कहते हैं भाई हमने आपके घर में ये चीज़ गड़बड़ थी तो चलो आपको रसोई गैस दे दी, आपका शौचालय बनवा दिया, आपके घर में बिजली लगवा दी, आपको पानी नल से पहुंचाएंगे, और सबके बाद आपको लगता है तो किसान के खाते में चला गया, महिला के खाते में चला गया। इस तरह की योजनाएं वो लेकर आते हैं। देश के लिए क्या करते हैं? इस पूरे जो भाषण था जो 5 तारीख को दिया उन्होंने लोकसभा में, अभिभाषण पर जो मोशन टू रिप्लाई था उसको जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम बता रहे हैं हमारी सरकार का क्या क्या हिसाब किताब है। इसकी बात बार बार की जाती, शायद इसलिए डर ज्यादा लग रहा है क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था, फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, और अब प्रधानमंत्री ने फिर से कहा श्वेत पत्र जो आने वाला है, यानी यूपीए सरकार में देश की अर्थव्यवस्था का जो बंटाधार हुआ है वो देश के सामने पता चलेगा, और शायद उसकी कुछ और बातें आज राज्यसभा में कहेंगे प्रधानमंत्री, इसलिए वो सब आएगा। मेरे ख्याल से आज ही आएगा, आज ही आना। जी हाँ, क्योंकि इसका एक दिन बढ़ाया गया है सत्र का। तो ये निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट के भाषण में कहा था कि देश को ये पता होना चाहिए कि इस सरकार ने कितना काम किया और हमारे आने से पहले देश की अर्थव्यवस्था की क्या गत थी, क्या हालत थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उसका काफ़ी उल्लेख किया भी था। तो वो वाइट पेपर जो है सरकार रखने जा रही है संसद के सामने। वाइट पेपर जब हम शब्द कहते हैं, हमारे साथी और आपको बताएंगे, वाइट पेपर का मतलब ये होता है फैक्चुअली आप बताएं आज की परिस्थिति क्या है, या अगर आप किसी कालखंड की बात कर रहे हैं तो उस वक्त उस मुद्दे पर क्या फैक्चुअल स्थिति थी, ये देश के सामने बताया जाए। क्योंकि 10 साल जो है वो कांग्रेस और उसके समर्थक दलों की सरकार रही, और 10 साल अब बीजेपी और उसके समर्थक दलों की सरकार है, तो ये कंपैरिजन होगा कि उन 10 सालों में जो देश की जो अर्थनीति है या देश का विकास है वो कैसा हुआ, और इन 10 सालों में वो किस तरह से हुआ। और आपको ये साफ देखने को मिलेगा, एक कंट्रास्ट देखने को मिलेगा कि कितने पिछले 10 सालों में कितनी तेज़ी से देश का विकास हुआ है। तो ये कंट्रास्ट जो है वो देश के सामने रखेंगे, और ये बिल्कुल साफ है कि ये सारे ही लोग मानते हैं कि देश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये साफ है कि किस तरह का वो श्वेत पत्र होगा। दूसरा, देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अपनी भाषण में एक महत्वपूर्ण बात की थी, उन्होंने परिवारवाद को एक्सप्लेन किया था कांग्रेस को के रिलेशन में। उन्होंने कहा था कि मैं ये बताना चाहूँगा कि परिवारवाद होता क्या है। जब एक ही दल, एक ही परिवार के लोग जो हैं वो दल के सारे फैसले रहे हों तो परिवारवाद होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? प्रधानमंत्री ने कुछ गलत तो कहा नहीं। उन्होंने, देखिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान देख लीजिए, उन्होंने, वो तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं की बेटी है एक, तो अगर वो ये कहती हैं कि कांग्रेस का समय आ गया है कि वो परिवारवाद, गांधी और नेहरू परिवार से अलग हट के अपनी राजनीति को देखे, तो मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री कह रहे थे उसी और शर्मिष्ठा मुखर्जी जो है वो संकेत कर रही है। परिवारवाद की बात उन्होंने की थी। ये कहा था कि आपकी आलोचना से हम डरने वाले नहीं हैं, आपके आरोपों से, भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां लगातार जो अपनी कार्रवाई है उसको वो जारी रखेंगी। बल्कि उन्होंने बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करते हुए ये कहा था विपक्ष के लिए कि आप किनका महिमा मंडन कर रहे हैं? जो नेता जो हैं कोर्ट से कन्विक्ट हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, उनका बचाव करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, तो इस पर आपको जो है सोचना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस भाषण में अगर किसी एक बात की हुई थी, समीर जी, तो जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी पार्टी बहुत की सरकार बनेगी, 282 की सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना 2014 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और 300 से ज़्यादा सीटें लेके आएगी। हालांकि इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने 303 सीटों का जिक्र नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें आई है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेकर आएगी,
तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को ये पता है कि उन्होंने जो 10 साल काम किया है उसके बाद देश की जनता उनके प्रदर्शन पर वोट करने जा रही है। और संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, सिर्फ उत्तर भारत के अंदर नहीं, दक्षिण भारत के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर जिस तरह से काम किया है, और प्रधानमंत्री की योजनाएं जिस तरह से दक्षिण भारत के लोगों को भी पसंद की जा रही है, लाभार्थी का एक वर्ग उन्होंने जो तैयार किया पूरे भारत के अंदर, यह बात बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कॉन्फिडेंस है अपने परफॉर्मेंस देने के बाद 10 साल के बाद कि देश की जनता उनके ऊपर मोहर लगाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 सीटें जीतेगी और इंडिया 400 सीटें क्रॉस करेगी। मुझे लग रहा है यह कॉन्फिडेंस उनके काम के कारण आ रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे यूपीए के कार्यकाल का, तो यह बहुत जरूरी था, क्योंकि लगातार यह कहा जाता था कि 10 साल में अगर केंद्र सरकार ने कोई परफॉर्मेंस दिया है तो 2004 से 2014 तक जो मनमोहन सिंह की नीतियां रही थी, आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए थे, उसे ही मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है और उसी पे मोदी सरकार अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है देश की जनता को ये जानना जरूरी है। एक बात इसमें मैं ऐड कर दूं, केवल एक इंटरव्यू मैं प्रधानमंत्री का देख रहा था, वो 2019 के चुनाव से पहले दिया गया उनका इंटरव्यू रहा होगा, उसमें भी उन्होंने ये बात कही व्हाइट पेपर की, और उन्होंने उस वक्त ये कहा कि जब हम 2014 का चुनाव जीतकर सरकार में आए, मैं तभी ये व्हाइट पेपर लाना चाहता था, हमारी सरकार के अंदर इस बात को लेकर चर्चा हुई कि इकोनॉमी की क्या हालत है, ये देश को पता चलनी चाहिए। लेकिन उस वक्त मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर मैं उस वक्त देश के दुनिया के सामने ये रखता कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, तो हमारे इन्वेस्टर्स आने से कतराने लगते भारत में, देश का मनोबल टूटता, देश के अंदर जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनका मनोबल टूटता। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की सोच बिल्कुल बराबर थी, लेकिन अब यह श्वेत पत्र सामने आना चाहिए। देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार, जो गठबंधन की सरकार थी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, वहां कैसे पॉलिसी बनी और देश किस बुरे दौर से गुजरा था, और प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक है देश को उस 10 साल के अंदर कैसे बाकी जहां तक नंबर्स की बात है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज तक जितनी जीत की का दावा किया है आंकड़ों का, वो सही साबित हुए हैं। बिल्कुल सही साबित हुआ है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 300 सीट कहा है, तो ये तय मान के 370 अगर कहा है तो 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहुंच रही है। देखिए, चुनाव में जाने के लिए किसको कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो निर्भर आपकी तैयारी पर करता है, आपने जनता का मन कितना पढ़ा है या जनता ने आप पर कितना भरोसा किया है। लेकिन साथ साथ आपका जो विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, उसकी ताकत कितनी बढ़ी या घटी, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अब ऐसे में आपको जानना चाहिए पिछले 10 दिनों के अंदर, कह लिए 2 हफ्ते के अंदर, जो विरोधी गठबंधन है उसको कैसे एक के बाद एक झटके लगे। तो नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, बिहार के अंदर 40 सीटों वाला बड़ा राज्य था, वो इधर आ गए, तो 40 सीटों पर सीधे सीधे एनडीए को जो है आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बढ़त मिलने के आसार हैं। ये पहला झटका दिया था ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ेंगी, 42 सीटों वाला दूसरा राज्य था, फिर बिहार हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो तीसरा झटका झारखंड में लगा, हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और 14 सीटों वाला झारखंड है। भ्रष्टाचार के नाम पर इस वक्त बीजेपी वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र में कल की खबर है, चुनाव आयोग ने असली एनसीपी का दर्जा जो है वो अजीत पवार गुट को दे दिया है। शरद पवार को इससे बड़ा झटका लगा है और अखिलेश यादव और कांग्रेस का अभी तक कोई अलायंस यूपी में हो नहीं पाया। ऐसे में आज बहुत चर्चाएं हैं कि आरएलडी यानी जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच कोई बात बन सकती है। अगर ऐसा होगा तो यूपी में बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये सारे बड़े राज्य हैं और सारे झटके विपक्षी गठबंधन के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि सौरभ जी, ये जो झटके लगते हैं ना, ये झटके किसी दूसरे की वजह से नहीं लगते। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप नहीं देख पा रहे हैं, समय पर ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं, समय से जहां ब्रेकर है वहां गाड़ी रोककर धीरे से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको जो बेहतर तेजी से जाने वाला रास्ता है वो नहीं पता है, जो ड्राइवर है वो अगल बगल की गाड़ियों से ही लड़ने के उसमें पड़ गया, जो आपके साथ गाड़ियां चल रही हैं, तो संकट होता है। कुछ इसी तरह के संकट से राहुल गांधी की पूरी आसपास की जो टीम है वो चल रही है। अब अगर ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जब जवाब देते हैं तो वो सिर्फ आंकड़े बता रहे होते हैं। वो चुनाव के नजदीक पहुंचते देश के लोगों को बताते हैं कि 18 करोड़ लोग ईपीएफओ में रजिस्टर हो गए। वो बताते हैं कि 40,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अगर कांग्रेस की सरकार करती तो 80 वर्ष लग जाते। इसके बाद वो एक एक करके ऐसी योजनाएं बताते हैं। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष जुमलों में फंसा हुआ है। 15 लाख रुपए खाते में आए क्या? आप किसी भी, अगर ये तो अच्छा है कि इस कहानी कुर्सी के में नेताजी लोग नहीं होते, नहीं तो अब तक कोई मेरे ऊपर कूद पड़ता कि 15 लाख आपके खाते में आए क्या, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या। यानी जो जुमले थे उस पर विपक्ष बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया उस पर बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो दूसरे नेता हैं वो दूसरे नेताओं को लग रहा है कि भाई कांग्रेस मान रही है, विपक्षी पार्टियां मान रही हैं, बहुमत में तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले कोई भ्रम है ही नहीं।
हर कोई मान रहा है कि 303 के ऊपर जाएंगे। कोई कहेगा 325 जा पाएंगे, कोई कहेगा 350 जा पाएंगे, कोई कहेगा 70 भी पार कर जाएंगे, लेकिन 272 के आगे नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं मानता। ऐसे में जो विरोधी खेमे में लोग खड़े थे उनको लग रहा है हमें भी तो अपनी राजनीति बचानी है, हमको भी तो इस स्थिति में रहना है कि आगे जब राजनीति बढ़े 2024 के बाद तो हम वहां खड़े हों, हमारी भी देश के निर्माण में भूमिका हो। और ये तो हर कोई स्वीकार करता है, स्केल और स्पीड के मामले में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार जो ये कर रही है उसके आसपास कोई खड़ा होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, बीच की सरकार ने तो पूरा गड्ढा कर दिया था, उसको बार बार मोदी जिक्र भी करते हैं। देखिए, आपकी अदालत में अभी प्रशांत किशोर आए थे, मुकदमा उनके ऊपर चला था और उनकी कई बातें जो हैं काफ़ी चर्चा में है इस वक्त। उस इंटरव्यू में रजत जी के सामने जो उन्होंने कही, राहुल गांधी के सवाल पर प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इनका हौसला बड़ा मजबूत है, क्योंकि कोई और नेता होता और वो एक के बाद एक इतने चुनाव हार गया होता, इतने साल लगातार केवल हारा ही होता, तो अब तक तो उसकी हिम्मत ही टूट गई होती। लेकिन राहुल गांधी जो है कम से कम खड़े तो हैं अब। लेकिन राहुल गांधी केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं खड़े, राहुल गांधी अपने मुद्दे पर भी कायम है। अब उन्होंने एक नया नारा दे दिया है, ओबीसी की बात करते करते, गिनती होगी, गिनती होगी, गिनती होगी, मेरी सरकार जहां भी बनेगी मैं गिनती कराऊंगा, हमारी सरकार जहां भी बनेगी हम आरक्षण को 50% से बढ़ाएंगे। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी की मजबूरी है अभी तक खड़ा रहना, क्योंकि अगर वो खड़े नहीं रहेंगे तो क्या वो कांग्रेस में मतलब शीर्ष पद पर रह पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि पहले से ही उनके नेतृत्व को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं कांग्रेस के भीतर भी उठते रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उनको ये साफ है कि उनको कांग्रेस में हाशिए पे जाना पड़ेगा। तो वो उनकी राजनीति उसके कारण वैसी है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, किस तरह से लोग जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ के या फिर विपक्षी दलों को छोड़ के जाते हैं। हमने आरएलडी की अभी बात की, आप खुद सोचिए, जहाँ समाजवादी पार्टी उनको 7 सीटें ऑफर कर रही थी, वो बीजेपी की 4 या 5 सीटें जो ऑफर हो रही हैं उस पर आने के लिए तैयार हैं बीजेपी के साथ। उनको लगता है कि अगर बीजेपी का साथ मिलेगा तो वो ये जो 4 या 5 सीटें दे रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित है। इस पर हम डिटेल में थोड़ी देर में बात तो फिर मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो क्योंकि वो मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, रोजगार का मुद्दा, जो महंगाई का मुद्दा, बाकी सारे मुद्दे, ऐसा नहीं कि उनके पास मुद्दे नहीं है, लेकिन वो क्या असली देश के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, ये भी उनके साथ प्रॉब्लम ना। एक चीज में जोड़ दूं, देखिए, प्रशांत किशोर ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात कही। असली कोट कर देता हूं, उन्होंने कहा नर्व्स ऑफ स्टील, राहुल गांधी हैज नर्व्स, बड़े फौलादी इरादों वाले हैं, 90% चुनाव मोदी जी हारे तो क्या ऐसे रहेंगे? अब इसको दूसरी तरह से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आए, 2007 का चुनाव, चूंकि मैंने वो चुनाव खुद कवर किया था इसलिए मुझे ध्यान है कितना कठिन चुनाव था, लेकिन उस कठिन चुनाव को, हारते हुए चुनाव को खींच कर ले आए। फिर 2017 का चुनाव आया, फिर वो वहां नहीं थे, प्रधानमंत्री के तौर पर यहां आ चुके थे, लेकिन फिर भी वो उस चुनाव को खींचकर जीत की तरफ ले आए। ये होता है फौलादी इरादों के साथ काम करना। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार ऐसा हुआ कि जहां कहा गया कि यहां इस राज्य में चले गए, इस राज्य में हार गए, 3 राज्य एक साथ हार गए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 18 में, 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा पलट दिया और लगभग सारी की सारी लोकसभा से। इसे कहते हैं फौलादी इरादा और इसे कहते हैं लड़ाई की क्षमता। जो मूर्ता का पहाड़ होता है ना, उससे टकराना बड़ा कठिन होता है। आपके मन में कुछ आ जाए, आप उसी पर जमे रहिए, तो इसको कोई बहुत समझदारी नहीं कहते हैं। प्रशांत किशोर जी का देखने का एक नजरिया है, वो एक मैनेजमेंट के तौर पर एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं और बहुत शानदार मैनेजर हों, लेकिन देश की जनता कैसे देखती है, आप गलत के साथ बार बार उसी तरह से खड़े रहते हैं तो जनता आपको और खराब तरीके से लेने लगती है। मुझे लगता है राहुल गांधी उसी ट्रैप में फंस गए हैं जिसको हम बार बार कहते हैं इकोनॉमी के संदर्भ में या फार्मर्स के संदर्भ में, विशियस ट्रैप, जो इंटेलेक्चुअलिज्म का विशियस ट्रैप है, उसमें राहुल गांधी फंस गए। चले, कहानी कुर्सी की में एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन और बड़ी खबरें हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आने जा रहे हैं? एक और बड़ा झटका इस गठबंधन को लगेगा, और ये भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर। अरविंद केजरीवाल का आज क्या होगा? कोर्ट क्या उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है? इस पर हम लोग बात करेंगे। महाराष्ट्र